दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित। देश में कुछ दिनों से कथा और कथावाचकों की बड़ी चर्चा है। आज जनहित की शुरुआत भी हम अथश्री कलेश कथा से ही करने वाले हैं। कथा आपके लिए क्या है? मन की शांति और आध्यात्मिक शांति का साधन। लेकिन कुछ लोगों के लिए कथा क्या सिर्फ कमाई का साधन है, कमाई का जरिया है? विवाद यहीं से शुरू हुआ था कि क्या राम कथा या भागवत कथा पर किसी वर्ग विशेष का पेटेंट है, और अब विवाद यहां तक पहुंच गया है कि अगड़ा कथावाचक कौन है, पिछड़ा कथावाचक कौन है और कौन कितना कमा रहा है। यूपी में दो गैर यादव कथावाचकों को लेकर अखिलेश यादव ने आज अपनी पीडीए पॉलिटिक्स में एक नई ब्राह्मण विरोधी ट्रिक निकाल ली है। उन्होंने कथावाचक बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री को इसमें घसीट लिया। अखिलेश यादव के इस पॉलिटिक्स के पीछे कौन सा साइंस है, उसका पूरा ब्यौरा जनहित में आपके सामने रखने वाले हैं। कथाओं के कमाई का बाजार भी किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी पूरी सच्चाई भी आपके सामने रखेंगे। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लो। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? धर्म विरोधी को कभी छोड़ेंगे भी नहीं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं, दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अथश्री कलेश कथा का ट्रेलर आपने जनहित में देख लिया है और अब विस्तार से उस खबर के बारे में जानकारी आप तक देते हैं, पूरा विवाद समझाते हैं। लेकिन उसके पहले इस कथा के कैरेक्टर को ठीक से देख लें। बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। देश के आध्यात्मिक और धार्मिक संसार में इस वक्त के सबसे डायनेमिक और सबसे यंग बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से उभरे हैं। दावा है कि इन्हें हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त हैं। उसी दिव्य शक्ति से लोगों की पर्चियां निकालते हैं, लोगों का भूत भविष्य सब बता देते हैं। देश के हर हिस्से में घूमते हैं। इनके बड़े बड़े पंडाल लगते हैं जिनमें लाखों की हाउसफुल भीड़ रहती है। शुरू में सिर्फ दरबार लगाते थे, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र का झंडा भी उठाते घूमते हैं। इतनी कम उम्र में शायद ही किसी बाबा ने इतनी ग्रोथ की हो, इतनी ऊंचाइयां हासिल की हो जितनी इन्होंने की हैं। बागेश्वर धाम में 300 करोड़ का अस्पताल भी बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद उसकी नींव रखने के लिए गए थे और ये कोई छोटी बात कतई नहीं है। अब उन सवालों पर आ जाते हैं जो आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उठे हैं। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इन सवालों के पीछे राजनीति ही है। फिर भी जाने कि आखिर ये सवाल हैं क्या। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के लिए धर्म सिर्फ एक बिजनेस है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री हर कथा के 50 लाख रुपए लेते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री अध्यात्म के सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कथा सिर्फ पेड प्रोडक्ट है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू आस्था का कारोबार करते हैं? अब आते हैं, ये सवाल उठाए किसने, किस मंशा से उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया कि इटावा में यादव कथावाचकों को इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो गरीबों के, पिछड़ों के कथावाचक थे, बहुत लो बजट वाले कथावाचक थे। वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हाई प्रोफाइल कथावाचक नहीं थे जो एक एक कथा के लिए टेबल के नीचे से 50-50 लाख रुपए तक लेते हों। सुनिए। जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? इटावा में संत यादव और मुकुट यादव के मामले में अभी साफ नहीं हुआ है कि ये दोनों को उनकी जाति की वजह से ही अपमानित किया गया था या फिर जाति छिपाकर खुद को ब्राह्मण बताने पर। अखिलेश चाहते तो धीरेन्द्र शास्त्री पर
आरोप लगाए बिना भी कथावाचक संत यादव और मुकुट यादव का बचाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहां भी अपना पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला आगे रखा। इसमें भी अगड़े और पिछड़े कथावाचक की, कमाऊ कथावाचक और कंगाल कथावाचक की 50-50 लाख रुपए और 500 से 2100 रुपए वाले कथावाचकों की दो कैटेगरी बनाकर नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अखिलेश ने धीरेंद्र शास्त्री पर उंगली उठाई तो उनके बचाव में बीजेपी ने अखिलेश यादव को लपेट लिया और कहा कि मौलवियों को करोड़ों की जमीनें बांटने वाले दान दक्षिणा पर ज्ञान ना दें। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। यानी अखिलेश यादव ने कथावाचकों की कमाई पर सवाल उठाए और मोहरा बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री को बना दिया। तो बीजेपी ने भी 2017 से पहले के पन्ने खोलने शुरू कर दिए, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे और मुस्लिम संगठनों को मुफ्त में जमीनें दी थीं। अखिलेश के बयान देते ही धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में कथावाचक भी लामबंद होने लगे। अखिलेश को हिंदू विरोधी सोच का बताया, आरोप लगाया कि कथावाचकों को भी अगड़े पिछड़े में बांटना उनका जातिवाद का एक ही एजेंडा है। बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियाँ चलाई, तब भी आप मौन रहे। आपने हज हाउस बनवाया, करोड़ों रुपए का जो हज हाउस बना उसमें सनातनी हिंदुओं का टैक्स का पैसा लगा है। तो आपने सनातन धर्म के लिए कोई कार्य किया हो तो बताओ। आप कथावाचकों में भाई सबका सम्मान कीजिए। आप तो गाय काटने वालों के लिए बोल रहे हैं, आप विधर्मियों के लिए क्यों नहीं बोलते? कि आपकी जो यदुवंशनाथम, जो भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने गाय चराई, वो गोविंद की गाय की कथा करते हैं हम लोग, तो गाय की सेवा में देते हैं वो पैसा। आप तो उन आगे आपको बताएंगे कथावाचकों के नाम पर अगड़ा पिछड़ा करने में अखिलेश क्या फायदा देख रहे हैं। क्या इसके पीछे 2027 का चुनाव है? लेकिन उसके पहले जानते हैं कि क्या देश में वाकई धार्मिक आध्यात्मिक इंडस्ट्री चल रही है। भारत एक धर्म भीरू देश है, सारे धर्मों के लोग यहां रहते हैं, लेकिन भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक मार्केट में इस समय विभिन्न धर्मों के कुल कितने कथावाचक और प्रवचनकार हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसा भी कोई आंकड़ा नहीं है कि इनमें से कौन सबसे महंगा और कौन सबसे सस्ता है। ना ही कोई ऐसा डेटा उपलब्ध है कि रामकथा या भागवत कथा करने वाले किसी भी कथावाचक की फीस या कहें दक्षिणा कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक जाती है। सीधे सीधे व्यक्ति और समाज की इच्छा और उसकी दान करने की क्षमता का ये मामला है। और इस रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में सिर्फ हिंदू कथावाचक ही नहीं, एक बड़ी संख्या में मौलवियों और उलेमाओं और चर्च के पादरियों की भी है। हिंदू बहुल देश में तकरीरें और प्रेयर सत्संग की तुलना में कम होती हैं, फिर भी इनका वजूद है। एक रिसर्च है कि 2024 में भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार लगभग 4.88 लाख करोड़ था। अगले 10 साल में इसमें सालाना 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है। अनुमान है कि 2034 तक भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार 12.66 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि इस आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थव्यवस्था में सब कुछ शामिल है। बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे से लेकर सत्संग में जमा होने वाली दक्षिणा और धार्मिक ट्रस्ट को मिलने वाला चंदा भी। दावा है इन्हें पैसों से परमार्थ भी इन्हीं पैसों का किया जाता है। इनमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार में बागेश्वर सरकार यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड है। उनके पंडाल भव्य होते हैं, उनके कथाओं का तामझाम भव्य स्तर पर होता है। नेता, अभिनेता, उद्योगपतियों सब में लोकप्रिय हैं। लेकिन एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम की पूरी छानबीन में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वो हर रामकथा के 50-50 लाख रुपए लेते हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपने हिंदू राष्ट्र की थ्योरी, कारों के काफिले और लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रमाण नहीं, कथा उनके लिए सिर्फ कमाई का ही टूल है। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर के पद पर हैं।
12 साल की उम्र से प्रवचन कर रहे हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि हर कथा के 3.5 लाख रुपए लेते हैं। महीने में सिर्फ 3 कथा करते हैं। एक कथा 10 दिन चलती है। मीडिया रिपोर्ट है कि शास्त्री के ट्रस्ट की नेटवर्थ सिर्फ 20 करोड़ रुपए की है। दावा है कि जितनी दक्षिणा मिलती है समाज कार्य में लगा देते हैं। इसी पैसे से 218 करोड़ रुपए लागत का कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। इसी दान दक्षिणा से बागेश्वर धाम में निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई भी चलती है। दान के पैसों से हर साल गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवाते हैं। इसी दान के पैसों से वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी करने जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को सोशल वर्ल्ड का भी बाबा माना जाता है। फेसबुक पर उनके 8.7 मिलियन और यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसका भी कोई ब्यौरा नहीं है कि इससे क्या कमाई हो पाती है और कहां खर्च किया जाता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर रामकथा के 50-50 लाख रुपए लेते हैं या नहीं, इसका जवाब 2 ही लोग दे सकते हैं। या तो खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सामने आकर बताएं या फिर अखिलेश यादव खुद 50-50 लाख रुपए की रसीदें या बैंक ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट अगर वो दिखा दें, क्योंकि आरोप उन्हीं के हैं। अब हम इस खबर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री के इटावा के 2 यादव कथावाचकों से तुलना क्यों की? इसे विवाद को अगड़ा कथावाचक वर्सेस पिछड़ा कथावाचक का रंग रूप देने में क्या उन्हें कोई सियासी फायदा मिलेगा? एक अनुमान है कि इस विवाद को अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बनाकर अखिलेश 2027 के लिए उस गैर यादव पिछड़े वोट को भी अपने साथ लाना चाहते हैं, जो पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के साथ बंधा रहा। यूपी में आबादी का सीधा सा गणित देखें तो सवर्ण 18%, ओबीसी 42%, दलित 21%, मुसलमान 19% हैं। इनमें सवर्णों की वोट बैंक पर 10 से 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा पकड़ है। ओबीसी की बात करें, यह बटा हुआ है। गैर यादव ओबीसी पर एनडीए की पकड़ मजबूत है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश ब्राह्मणों पर वार करके गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में लाना चाहते हैं और यही उनकी रणनीति भी है। यूपी की राजनीति में अभी गैर यादव ओबीसी में केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा मौर्य ग्रुप के सबसे बड़े नेता हैं। इस वोट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। दूसरी बड़ी ओबीसी नेता अनुप्रिया पटेल हैं, जिनकी पकड़ कुर्मी वोटरों पर है। तीसरे बड़े ओबीसी नेता संजय निषाद हैं, जो निषाद वोटरों पर पकड़ रखते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। चौथे बड़े पिछड़े नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, जो अति पिछड़ी जाति के राजभर वोटरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, मौर्य कुशवाहा समाज के 64% वोट एनडीए को और 22% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। 66% कुर्मी समाज का वोट एनडीए को, 25% समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला था। निषाद ग्रुप के 63% वोट एनडीए को, 26% समाजवादी पार्टी को गए थे। अन्य पिछड़ी जातियों के 66% वोट एनडीए को, 23% समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिले थे। अखिलेश अब बीजेपी के इसी मजबूत जोड़ को तोड़ने के लिए ही पीडीए पॉलिटिक्स को धार दे रहे हैं और इसी में उनकी रणनीति है कि ब्राह्मण को टारगेट करो ताकि जो ओबीसी दूसरी तरफ हैं वो भी उनके साथ आ जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना इसी पॉलिटिक्स का पार्ट लगता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। किसी समुदायों के बीच में नफरत ना बढ़े, इसलिए जो पीड़ित थे, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी चोटियां काटी गई, जिनको मूत्र से शुद्धिकरण जैसे करने का कुकृत्य किया गया, उनको उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस बुला करके, और ये तो हमारे गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, यही कि हमेशा पीड़ित के पक्ष में खड़ा रहना। अब उसको लोग कोई जाति एंगल लेना चाहते हैं तो ले लें, वो पूरी स्वतंत्रता है। हालांकि अथश्री कलेश कथा कितनी आगे जाएगी अभी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी चुनाव 2 साल दूर हैं। बहरहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार कीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री अखिलेश के आरोपों पर क्या देते हैं जवाब और किस अंदाज में देते हैं। जनहित में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही जातीय गोलबंदी का खेल शुरू है, जबकि बिहार में तो इसी साल चुनाव है। यहां पर चुनावी तिकड़म अभी से चरम पर पहुंच चुका है।
बिना लाग लपेट के कहूं तो आरजेडी अपने कोर वोट बैंक के लिए देश की संसद से पारित कानून को कूड़ेदान में फेंकने का ऐलान कर रही है, तो बीजेपी से समाजवाद की आड़ में नमाजवाद करार दे रही है। जाहिर है इस नैरेटिव के जरिए बीजेपी का मकसद भी कहीं ना कहीं जवाबी ध्रुवीकरण पर ही है। पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं, सब कुछ सामने है। जाति और धर्म के नाम पर दोनों खेमे अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। आरजेडी की नजर अपने कोर वोट बैंक यानी कि MY पर है। M यानी मुसलमान, Y यानी कि यादव। इनमें लालू परिवार के नाम पर यादव वोट पर आरजेडी अपना एकाधिकार मानती है, लेकिन मुसलमानों को जब भी बीजेपी के खिलाफ गैर आरजेडी विकल्प मिलता है वो उनका वोट बढ़ जाता है। ऐसे में इस बार वक्फ कानून के बहाने आरजेडी एक मुश्त 18% मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। इसके लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है जिस पर पटना से दिल्ली तक बवाल हो गया। दरअसल तेजस्वी ने सत्ता में आने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यही नहीं है कि तेजस्वी ऐसा कर पाएंगे या नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या तेजस्वी इस दांव से सारे 18% मुस्लिम वोट हासिल कर पाएंगे और क्या इसके जवाबी ध्रुवीकरण में कहीं 82% वोट तो नहीं गंवा देंगे। बिहार के इस चुनावी हिसाब किताब और हर सियासी दांव को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप वक्फ कानून पर तेजस्वी के नहले पर बीजेपी का दहला सुने। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है, गरीब आवाम की सरकार बनेगी। तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं, नमाजवादी कहलाएंगे। मैं आज ही बिहार की राजधानी पटना से लौटी हूं। चुनावी माहौल को भांपकर बिहार में माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। भले भी अभी वक्त बाकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से चल रहा है, आप अगर बिहार का दौरा करेंगे तो आप पाएंगे कि हर कड़ में वहां पर चुनाव के रंग घुले हुए हैं। ऐसे में तमाम जातीय और धार्मिक संगठनों की ओर से शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में रविवार को पटना में मुस्लिम संगठन इमारते शरिया की ओर से वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली की गई। इसमें बीजेपी विरोधी उन तमाम पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की जो सेकुलरिज्म के नाम पर खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। कल की पटना की रैली में ऐसे नेताओं में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद से लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तक शामिल थे। लेकिन इस रैली में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह दी, जो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के उस नैरेटिव के खिलाफ जाती दिख रही है जिसमें बीजेपी को संविधान विरोधी बताया जाता है। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन ने इसे लपकने में देरी नहीं की और दिल्ली से पटना तक तेजस्वी के कथित नमाजवाद पर बयानों की बौछार लगा दी। दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का लालू यादव परिवारवादी बन गए। अब बेटा परिवारवादी से नवाजवादी अपने को घोषित कर लिए। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं। ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। जो प्रस्ताव संसद में पास हुआ है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा। ये बिहार है, ये बीजेपी ना भूले। सरिया कानून से देश नहीं चलेगा तो नफरतवादी कानून और नागपुरिया कानून से भी देश नहीं चलेगा।
चुनावी आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार के पक्ष में जाता है। ऐसे में बीजेपी लंबे समय से इस रुझान को और अंक गणित को बदलने की कोशिश कवायद में जुटी रहती है। पसमानदा फारसी का शब्द है। पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें देखिए और इसी के साथ ही सारा का सारा गणित भी समझाते हैं। पसमानदा फारसी शब्द जिसका अर्थ होता है पीछे, छूटे हुए या हाशिए पर। आसान शब्दों में कहें तो मुसलमानों में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित पसमानदा कहे जाते हैं। मुसलमानों के अंदर ऐसे लोगों की हिस्सेदारी 80 से 85% है। ऐसे में बीजेपी मोदी सरकार की लाभार्थी योजनाओं के जरिए पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। इस कवायद में आज ही पटना में बीजेपी की ओर से पसमानदा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बिहार के हर हिस्से से आए पसमानदा मुसलमानों ने इसमें हिस्सा भी लिया। इस आयोजन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से केंद्र के हर वो लाभार्थी योजना का जिक्र हुआ जिसका फायदा बड़ी तादाद में पसमानदा मुसलमानों को भी मिला है। इस रैली में शामिल लोगों ने जो कहा, अगर वो हकीकत में बदला फिर तो बिहार ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम वोट का पैटर्न बदल सकता है। आरजेडी हमेशा मुसलमानों को हिंदुओं बहुसंख्य डरा धमका कर हमसे वोट लिए गया। इस बार आरजेडी का पत्ता साफ। वक्त बिल आने से तो पसमानदा मुसलमान को फायदा है। वक्त बिल से जो गरीब, मजदूर, बेवा, यतीम, अनाथ बच्चा उनको फायदा होगा। जो कांग्रेस मुसलमान कह के उनको ठगती आई है, अब वो नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने भी विपक्ष और खासकर आरजेडी पर जमकर जुबानी तीर चलाए। उन्होंने तेजस्वी के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देने वाले बयान को संविधान विरोधी बताया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अकलियत भाई, मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें और हम उनके जो भी सोच हैं, उनके जो भी इस देश के अंदर अधिकार हैं, सम्मान है, इस देश में सभी लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा है। ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो इन लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर है। यहां सीमांचल इलाका जो कि पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटा हुआ है, वहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। पूरे प्रदेश के मुसलमानों की अगर बात करें तो यहां मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। बिहार में मुस्लिम बहुल जिलों की बात की जाए तो 8 जिले ऐसे हैं जहां इनकी आबादी 20% या उससे भी ज्यादा निकल जाती है। इन जिलों में किशनगंज में 68% मुसलमान हैं, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38%, दरभंगा में 22%, पश्चिमी चंपारण में 22%, सीतामढ़ी में 22% और पूर्वी चंपारण में 20% मुस्लिम हैं। मुसलमान बिहार में परंपरागत तरीके से कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन 1992 के अयोध्या विवाद के बाद बिहार के मुसलमानों का झुकाव लालू यादव की तरफ हुआ और तब से बिहार के मुसलमान लालू के पक्के वोटर हैं। बाद में कांग्रेस का भी लालू से गठबंधन और तब से मुस्लिम बहुल सीटों पर इन्हीं दोनों के गठबंधन का दबदबा रहा है। लेकिन 2020 के चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदल गई। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में ओवैसी ने आरजेडी कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा दी। उस चुनाव में ओवैसी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 5 जीतकर विधायक बने। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए थे। 2020 के बिहार चुनाव में सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 76% मुस्लिमों ने लालू कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था। सिर्फ 5% मुसलमानों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। 2% मुस्लिम वोट चिराग पासवान की एलजेपी को मिला। 11% मुस्लिम वोट ओवैसी के गठबंधन को और 6% मुस्लिम वोट अन्य को मिला था। कमोबेश यही वोटिंग पैटर्न पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। मुस्लिम वोट एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में गया। बीते 2 दशक में बिहार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का पैटर्न देखें तो साफ साफ दिखता है कि जब जब मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ नया विकल्प मिला, वो
तब आरजेडी के अलावा दूसरी बीजेपी विरोधी पार्टी को भी मुस्लिम अपना सपोर्ट करते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि अब की बार बिहार के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के बीच पीके फैक्टर का असर होगा? क्या बिहार के 18% मुसलमान इस बार आरजेडी के लालटेन और कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर जनसुराज के स्कूली बस्ते को थामेंगे? मुसलमानों से प्रशांत किशोर इन दिनों क्या अपील कर रहे हैं, आपको सुनाएंगे। उससे पहले आप बिहार के 2 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का अंकगणित देखिए। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ था। इस चुनाव में 32% मुसलमानों ने आरजेडी को वोट दिया था, 22% ने कांग्रेस पार्टी को। आश्चर्यजनक रूप से 21% मुस्लिम वोट एनडीए के पाले में गया। ये बीते 20 साल में इकलौता चुनाव था जब एनडीए को मुसलमानों के रिकॉर्ड वोट मिले। अब जरा 2020 के चुनावी नतीजों पर नजर डालिए। इस चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट सब एक साथ थे, यानी मुसलमानों के सामने बीजेपी के खिलाफ एक तगड़ा गठबंधन था। ऐसे में इस चुनाव में आरजेडी गठबंधन को मुसलमानों के 76% वोट मिले, तो जेडीयू की वापसी के बावजूद एनडीए को सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिल पाए थे। लेकिन अब इस वोट बैंक पर पीके की भी पैनी नजर है। वो बिहार विधानसभा परिषद में मुस्लिम उम्मीदवार आफाक आलम के जरिए चुनावी जीत का खाता खोल चुके हैं। ऐसे में क्या 2025 में बिहार के मुसलमान आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू से इतर पीके पर भरोसा जताएंगे? क्या वो पीके की उस अपील पर भरोसा करेंगे जिसमें मुसलमानों की दुर्दशा के लिए वो नीतीश और लालू दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं? साथ ही कम से कम 40 मुसलमानों को जनसुराज से टिकट देने का ऐलान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पीके ने यह भी कहा है कि 2020 में चुनाव जीते 19 मुस्लिम विधायकों के खिलाफ वो जनसुराज से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। हमारे लिए आपकी राशन तेल नहीं है, आप हमारे लिए जनसुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। तो अब आगे क्या होगा? मुसलमान वोट किस तरफ रुख करेंगे? हर एक खबर आपको देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बिहार की सियासत से अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ फोटो वाले विवाद पर पहली बार कैमरे पर एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कबूल किया है कि अनुष्का के साथ सोशल मीडिया पर उन्होंने ही पिछले महीने तस्वीर पोस्ट की थी। पोस्ट डिलीट करने के बाद भी उन्होंने कबूली है। अनुष्का यादव के साथ रिश्तों को लेकर उन्होंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। यह इंटरव्यू बिहार की राजनीति में खलबली मचाने वाली है। आज ही तेज प्रताप अनुष्का से मुलाकात करने के लिए भी गए थे और 7 घंटे उनके साथ बिताकर, उनके परिवार के साथ बिताकर आए हैं। इस विवाद की वजह से लालू यादव ने परिवार और पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया था। तेज प्रताप यादव का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे उनकी ओर से किए गए हैं, सुनिए। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में। यहां के चमकते बड़े सितारे हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन पार्टी और परिवार से 6 सालों के लिए निष्कासित। अब आगे की राह उनकी किस तरह से तय की जाएगी? बड़ी प्लानिंग वो कर रहे हैं। हर रोज जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। किसी को जरूरत होती है तो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, हर वक्त मदद के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में इनको राजनीतिक मदद कौन कर रहा है? आगे की राह ये कैसे तय करने वाले हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। एबीपी न्यूज पर तेज प्रताप यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, की पूरी टीम को धन्यवाद। अब मैं उस मूल मुद्दे पर आ जाती हूँ जिसको लेकर ये इतना सारा बवाल खड़ा हुआ। आपका एक फेसबुक पे पोस्ट आता है, उसके बाद आपकी कुछ तस्वीरें आती हैं, वो पूरे देश में वायरल हो जाती हैं, उसको लेकर चर्चा होती है। उसका सच क्या है? तेज प्रताप यादव जी कैसे बताएंगे? देखिए, वो हमारे आईडी से पोस्ट हुआ था, इस चीज़ को हम मानते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसको फिलहाल हम टच अभी नहीं करना चाहते हैं। जो फोटो जो हमारा है या झूठ है? वो सच है या ये झूठ है? जैसे हमारी आईडी से इसको अपलोड किया गया था, ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है।
लेकिन अभी फिलहाल इस चीज़ों को हम टच नहीं करना चाहते हैं। आपने पता करवाया किसने किया था ये? नहीं, हम नहीं किया था, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। आपने खुद किया था? हमने खुद किया था। ठीक है। और हम इस चीज़ों पे अभी फोकस नहीं करना चाहते हैं। तो बाद में आपने क्यों कहा कि आपका आईडी हैक कर लिया गया है जब आपने खुद ही किया था? तो सिचुएशन कुछ थे उस समय, माहौल कुछ और था, दबाव हो गया था आपके ऊपर ज्यादा। नहीं, जो भी कुछ हो, लेकिन इन चीज़ों को अभी हम टच नहीं करना चाहते हैं। अभी इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। क्यों बच रहे हैं आप इन चीज़ों से? नहीं, अभी क्योंकि हमको अभी काम करना है ना। राजनीति की वजह से? नहीं, राजनीति अपना अलग जगह है, ये सब चीज़ें जो है अपनी अलग जगह है। तो हम अपना अभी फिलहाल राजनीति पे फोकस कर रहे हैं, जनता पे फोकस कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी वायरल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने मुझसे कहा कि जब भी आप तेज प्रताप जी से मिलिएगा पूछिएगा कि वो तस्वीरें सच हैं या झूठ हैं। अब तस्वीर में जो होगा वो आप देखे ही होंगे। तस्वीर मुझे तो अच्छी तस्वीरें लगी थी। अब जो भी लगा होगा आपको तस्वीर, खिंचवाई तो आपने ही होंगी ना, कैमरामैन आपने रखा होगा, खिंचवाई आपने होंगी। वो ठीक है, हमने खिंचवाया था। हमारे साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं, हमारे साथ तो फोटो बहुत सारे लोग खिंचाते हैं, लेकिन उसमें बहुत व्यक्तिगत रिश्तों वाले फोटोग्राफ्स थे। हाँ, उसमें थे फोटोग्राफ्स, लेकिन उस मैटर को अभी हम नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, उस मैटर पे हम नहीं जाते हुए, लेकिन आपने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि जो फेसबुक से तस्वीरें या जो स्वीकारोक्ति हुई थी वो आपकी ओर से खुद की गई थी, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। अब मैं आ जाती हूँ, चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर युवा से, जो आपकी उम्र के होते हैं, उनसे जुड़ा होता है। तेज प्रताप जी की नज़र में प्यार क्या है? कैसे शब्दों में बयां करेंगे आप? क्या प्यार को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या होता है प्यार? पिक्चर देखते होंगे आप, भावनाएं होती होंगी, तो आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप किसी से एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। क्या है आपकी नजर में प्यार? प्यार क्या है? प्यार के बारे में आप डिस्कस कर रही हैं, आप हमसे पॉलिटिकल आप डिस्कस कीजिए। केवल पॉलिटिकल डिस्कशन करना है, इस मुद्दे पर नहीं जाना है। नहीं, प्रेम क्या है? प्रेम सबको होता है। प्रेम तो सबको होता है ना। सही बात है, प्रेम सबको होता है। आपको भी हुआ होगा प्रेम? बिल्कुल सबको हुआ है प्रेम, हमको भी प्रेम है। हम खाए के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। आपको किससे प्रेम है? अब जिससे भी प्रेम हम समय पर बता देंगे ना। आपके भाई ने भी प्रेम विवाह किया, उन्होंने बिल्कुल अलग धर्म की लड़की से प्रेम विवाह किया। देखिए, भाई क्या किए, किनसे प्रेम किए, क्या किए, वो जाने, उनका मैटर, उस पे हम नहीं कुछ बोलना चाहते। राजनीतिक रूप से मारने का क्या प्रयास किया जा रहा है? आप कुछ जयचंदों का जिक्र करते हैं अपने ट्वीट में, कौन है वो लोग? तो जयचंद है तो सब लोग जानते हैं कि जयचंद कौन है। इसमें बाहर से आके घर में घुस गए हैं, घुसपैठ कर लिए हैं। हाँ, घुसपैठ तो किए ही हुए हैं। हाँ, तो लेकिन उन लोगों पे हम नहीं जाना चाहते। हम जनता की अदालत में, सबको पता ही है कौन है वो लोग जिसकी ओर तेज प्रताप जी का इशारा है। तो आप ले लीजिए नाम। तो जब आपको भी पता है तो आप ही नाम ले लीजिए। मैं तो 2-4 लोगों का ले लूंगी, मतलब पता नहीं। अब नाम क्यों लेना है किसी को? आप किसी का अपने चैनल पर नाम लीजिएगा, वो जिंदा हो जाएगा आदमी। तो भाई वो बड़े पद पे तो है ही ना, आप लोगों ने उनको। किसी भी पद पर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अपना काम करना है। आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से है या संजय यादव से है? नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जो हमसे लड़ेगा मेरी लड़ाई उससे हो जाएगी, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। तेजस्वी जी से क्या लड़ाई होगी हमारी? हमारे भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, उनसे क्यों लड़ाई होगी? महत्वाकांक्षा आड़े आ रही होगी ना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लालू प्रसाद यादव का वारिस, हम इतना लोभी नहीं है, कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको बैठना है, चिपके रहना है कुर्सी में। हम इतने लोभी नहीं है। बड़े बेटे तो आप ही हैं। वो बड़े बेटे हैं, वो अलग की बात है। राम जी भी तो बड़े थे, लेकिन वो 14 वर्ष का क्या हुआ? वनवास हुआ ना जी, मिला ना। समझिए कि हम वनवास में हैं। तो राम जी को वनवास तो घर के ही एक महिला की वजह से मिला ना। आपके घर में ऐसा कौन है जिनके कारण आपको वनवास 6 साल का झेलना पड़ रहा है? अब जो भी लोग हैं उन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हम अपना काम पे फोकस किए हुए हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि संजय यादव आपके खिलाफ तेजस्वी यादव का कान भरते हैं, फिर तेजस्वी यादव आपको लेकर एक्शन लेते हैं। परिवार में बातचीत होती है, वो क्या करते हैं? ये सच बात है या ये गलत बोल रही हूँ मैं? आप खारिज कर दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि नहीं, किसी का रोल नहीं है इसमें। नहीं, तो आप जो कहता है इस तरीके का बात, तो आप उन्हीं लोग से पूछिए। हमने तो नाम तो किसी का लिया नहीं है। आपने राम जी के वनवास की बात कही, कैकेयी ने भेजा था ना, हम दशरथ जी को चढ़ाकर कि उनको वनवास भेजिए। तो आपके वहां का कैकेयी कौन है?
उस समय आने पे जनता खुद ब खुद बता देगी कौन है, हम नहीं बताएंगे। आपको लगा जनता कि ही आपके साथ बताया था। अन्याय पिछले हुआ बार है? भी राम जी के समय में जनता ही न्याय किया था, किसको कहाँ क्या करना है। इसमें हम क्या बताएंगे, जनता बताएगी। अन्याय कौन कर रहा है आपके साथ? जो भी लोग अन्याय कर रहा हो, वो अन्याय करने से क्या होगा? जब भगवान हमारे साथ हैं, पूरी जनता जो हमारे साथ है, तो अन्याय करने से क्या होगा? जिन लोगों ने अन्याय किया है उनको सबक मिलेगा आगे आने वाले वक्त में? एकदम मिलेगा सबक। आप भी तो यही पृथ्वी पर रहिएगा, हम भी इसी पृथ्वी पर रहेंगे, सबक तो मिलेगा ही ना। सबक क्यों नहीं लेकिन मिलेगा? कई बार मतलब मैं आपको जो जितना अन्याय जानती हूँ, करता आप है- भावुक हैं, अब दिल से अपनी बात कहते हैं। तो जब ये खबर सामने आई थी कि आपको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी दिमाग में कि अब मतलब इतनी बड़ी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की विरासत, मतलब सबसे ज्यादा विधायकों वाली आपकी पार्टी है और उस पार्टी से जो लालू जी के बड़े बेटे हैं उनको बाहर किया जा रहा है। अब देखिए, कोई भी वजह हो, उन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं फिलहाल। भावुक तो हुए होंगे सुन के? भावुक तो सब लोग होते हैं। भावुक लोग तो जो संगठन में रहेगा, अचानक से इस तरीके का माहौल बनेगा तो भावुक तो कोई भी हो जाएगा ना। तो भावुक तो, लेकिन खैर इन चीज़ों पे नहीं, हम अपने आपको काम बिना पे पूरा गलती की फोकस सजा किए। दी गई? अब दिया गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने फोन करके पूछा नहीं कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मिल रही है मुझे? अब क्या फ़ोन करना है उसमें? बदनामी भी तो होती है ना जब आप पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर तो नुकसान होता ही है। बदनाम तो हम हैं नहीं, किसी के बदनाम करने से आदमी बदनाम थोड़े होता है। किसी के बदनाम करने से आदमी नहीं ना बदनाम आपको लग होता रहा है कि लालू जी ने जो फैसला किया, आगे आने वाले वक्त में उनको पछतावा होगा इस बात पर? देखिए, क्या पछतावा होगा नहीं होगा, वो हमारे पिता हैं, उनका जो भी आदेश होगा वो सर आँखों पे होगा। जो भी चीज़ वो हमारे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। कभी पुत्र का, पिता जो होते हैं वो बुरा कभी नहीं चाहते हैं। और हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जो भी माहौल बना, इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। आप जनता के प्रति जाकर उनके प्रति ही आप लॉयल रहना चाहते हैं न्याय कि मांगेंगे। लालू जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो क्या हम जनता के बीच जाएंगे और फिर अरे लालू जी ऐसा को कुछ दिखाएंगे कि देखिए जनता की ताकत हमारे साथ है? अरे हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कुछ भी। पिता हैं आपके, वो ठीक इतना है। सब पिता से किस बात का संकोच है? नहीं, संकोच हमको क्यों रहेगा? मतलब दिखाना क्यों है? और लालू अपने जी घर को- में क्यों दिखाना है? और वो उनका व्यवहार भी ऐसा है, वो अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर इतना लाड प्यार करते हैं। उनका तो इस तरह का जेस्चर भी है लालू प्रसाद यादव जी का। तो जब उन्होंने फैसला लिया उसके बाद आपने फोन कर बात नहीं की कि कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी थी, इतनी सजा दे दी बात मुझे? हुई, वो सब घर द्वार की अपनी बात थी और क्या। बात होती है लालू जी से? बात तो अभी तो नहीं हो रही है। जब से निकाले हैं तब से नहीं हो रही है? 1-2 बार बात हुई, लेकिन फिर अब बात तो नहीं हो रही है। क्यों? मन नहीं करता है बात करने का? मन तो किसको नहीं करता बात करने का, लेकिन मेरी बात नहीं हो रही। अभी हम यहीं रहते हैं अपने इसी आवास में। तो क्यों नहीं चले जाते हैं मिलने के? आपके पिता हैं, किस बात का संकोच है उनसे? पिता से एक बेटे का क्या संकोच हो सकता है? जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब जाऊंगा मैं वहाँ। पायलट बनने के बाद तो नहीं जाना है वहां पर कि अब मैं पायलट बन गया हूँ, आप चलिए हम आपको हवाई जहाज से घुमाने जा रहे हैं अब। ऐसा तो नहीं कोई ख्याल है आपका? हवाई जहाज से घूमना होगा, घुमा देंगे। जिनको मन करेगा कि हमारे प्लेन में बैठने का तो घुमा देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जब 2 बार बात हुई थी तो किस बात पे फिर हुआ कि अब बात नहीं करेंगे? आपने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल अब दिया? छोड़िए, हटाइए, वो सब पर्सनल बात है, वो सब पे क्या ध्यान देना। माँ राबड़ी देवी से? माता से तो बातचीत होती रहती है। समझाती है कुछ आपको? नहीं, वो ऐसा कुछ तो नहीं, मतलब कि फिर भी घरेलू जो बात होती है वो होती रहती है। कहती होंगी खाने पीने का ध्यान रखना, विवादास्पद बयान नहीं देना, ये सब खाने पीने का समझाती माता का देखिए चिंता लगा रहा था। माता का अलग ही एक होता है, हाँ प्रेम होता है, और माता का चिंता लगा रहता है। कभी माता आम भेजवा देती हैं, कभी कुछ भेजवा देती हैं। कुछ हाथ का बना के भिजवाई है इधर, हाथ का खाना बना के आपके लिए? नहीं, हाथ का तो नहीं, आम भेजवाई हैं। आम भिजवा देती हैं। फोन पर जब बातचीत करती हैं तो क्या कहती हैं? क्योंकि ये देखिए 2 चीजें हैं इसमें, एक तो ये जो घड़ी भावुकता हमारा भी है और दूसरा एक मतलब ये सीखने वाली भी बात है कि जब माँ बाप इतनी बड़ी पार्टी हो उससे अपने ही बड़े बेटे को जब बाहर ये करें, अभी माहौल जो हमारा है संघर्ष का माहौल है। आपको अभी अकेले संघर्ष में क्यों डाल दिया? क्योंकि हमको आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आप लालू जी की विरासत को थामना चाहते थे। अरे नहीं यार, मेरे मन में ऐसा नहीं था कि हमको मुख्यमंत्री बनना था। अगर हमको मुख्यमंत्री बनना होता तो हम क्यों सब जगह खुल करके खुलेआम बोलते आ रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? हम क्यों बोलते आ रहे हैं? हम तो हर एक जगह बोले हैं।
सोशल मीडिया हो, हर एक जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आ जाती है ना समय के बाद कि ठीक है अब हम भी पॉपुलर नेता हैं, लोगों के बीच जाकर लोग हमको, आपके अंदर तो वो लोगों से जब आप मिलते हैं तो लालू यादव वाली छवि भी दिखती है ना, उस आत्मीयता के साथ जब मुलाकात करते हैं आप। उनके पुत्र हैं तो छवि किसकी दिखेगी? जब उनके पुत्र हैं तो छवि उन्हीं की ना दिखेगी। आप नहीं चाहते हैं कि चीजें सामान्य हो जाएं, उसके लिए आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमने चाहा कि चीज़ों को स्टेबल किया जाए पूरे तरीके से। पिछले बार भी जो माहौल बना उससे पहले भी हमने चाहा कि सामान्य तरीके से हो जाए सब चीज़, लेकिन हमने तो बताया कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ आते जाते हैं जो कि वो घर के अंदर के लोग नहीं हैं, घर के बाहर के लोग हैं। दुश्मन हर एक जगह है, पग पग पे आपको दुश्मन मिलेगा, पग पग पे आपको कांटा मिलना, लेकिन आपको वहाँ अपनी आँख से अपना तजुर्बा होना चाहिए कि किस तरीके से हमको किस मार्ग पे या किस रास्ते पे चलना है। तो एबीपी न्यूज से बातचीत में तेज प्रताप यादव की ओर से स्वीकार किया गया कि अभी संघर्ष का समय है, लेकिन पहली बार उन्होंने मीडिया कैमरे पर यह स्वीकार भी किया है कि जो फेसबुक पोस्ट जिसको वो फेक बताते हुए हाईजैक कर लिया गया है, ये बताते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद मैंने अपने हाथों से किया था। फिलहाल आगे अब बिहार की राजनीति इस मुद्दे को लेकर किस तरफ बढ़ेगी उस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पर्दा उठ जाएगा। अध्यक्ष की रेस में सबसे पहले नंबर 1 पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा में है। दूसरा नंबर आ रहा है मनोहर लाल खट्टर का। तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जबकि इस रेस में जिस नए नाम की एंट्री हुई है वो नाम है मध्य प्रदेश बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों को चुनने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की बैठक हुई है। लगभग तय हो गया है कि बीजेपी विधायक रविंद्र चव्हाण पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आज उन्होंने नामांकन भरा है। महाराष्ट्र के अलावा बीजेपी ने आज 6 और राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम से पर्दा उठा दिया है। वीपी रामलिंगम को पुदुचेरी बीजेपी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। के बेचुआ को मिजोरम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव बिंदल हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। महेंद्र भट्ट को फिर से उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी की जगह पीवीएन माधव नए अध्यक्ष होंगे। तेलंगाना में आरएसएस से जुड़े एम रामचंद्रन राव को पार्टी ने नया अध्यक्ष चुना है। तो अब कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको लेकर भी कवायद तेजी से आगे बढ़ी है। कुछ नाम जिनका जिक्र हमने किया, आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर जाती है। और अब आज का जनहित मंत्र, फरिश्तों की नहीं अब खैर ख्वाहों की जरूरत है, मोहब्बत को अया करती निगाहों की जरूरत है। तुम अपनी बात करते हो यहां कोई नहीं महफूज, ये ऐसा दौर है सबको पनाहों की जरूरत है। नवीन चतुर्वेदी की ये लाइनें हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।